नमस्कार, मैं हूं प्रसून। कांग्रेस ने मोदी सरकार की पूरी तरीके से घेराबंदी की तैयारी कर ली है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी किया जाएगा। इसमें रोजगार, महंगाई राहत और सामाजिक न्याय पर खास तरीके से फोकस किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में युवाओं से वादा कर रही है कि केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, जॉब कैलेंडर जारी होगा। इसके अलावा सरकारी परीक्षा का फॉर्म जो होगा वह फ्री में मिलेगा। पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाएंगे। अग्निपथ योजना पूरी तरीके से बंद की जाएगी। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता भी दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सस्ते गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। OBC आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। किसानों की फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। गरीब की बात करें तो न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपये की जाएगी। अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। दलितों के लिए इस प्रस्तावित घोषणा पत्र में कहा गया है कि भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाया जाएगा। गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य योजना चालू की जाएगी। बच्चों से जुड़े ग्रामीण खेल के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कांग्रेस का एक घोषणा पत्र क्या बीजेपी की घेराबंदी कर पाएगा, जानते अपने साथ मौजूद पैनलिस्ट से। रवि अरोड़ा हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। गोपाल कृष्ण हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। पहला सवाल तो यही बीजेपी से कि क्या कांग्रेस का ये प्रस्तावित घोषणा पत्र बीजेपी की घेराबंदी कर पाएगा? कृष्ण जी, ये कांग्रेस का झूठा घोषणा पत्र है। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, ये सब बातें जो इन्होंने कही उन सबको किस तरीके से पूरा करेंगे, जनता ये से पूछना चाहती। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार है, देश में कोई डेवलपमेंट नहीं करा। ये जो सब चीज आज कह रहे हैं, क्या उस टाइम जब इन्होंने क्यों नहीं उसको पूरा करा? मैं एक बात सिर्फ बाकी बातों की बात नहीं करता, ये MSP की बात कहती है। सिर्फ एक बात बता दें कि MSP पर लागू करने के बाद में जो हमारा बजट होगा वो कहां से, कैसे, किस तरीके से लाएंगे, किस तरीके से। अनिल गोयल जी, सवाल ये नहीं है कि ये क्या वादा कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये बड़े मुद्दे हैं जो जनता की नब्ज को टटोलने का काम करेंगे। अगर आप इस पे स्पष्टता नहीं दे पाएंगे तो आपके लिए यह सिरदर्द बन जाएगा। जैसे बेरोजगारी है, जैसे साइबर क्राइम है, गली गली में मोबाइल पे आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो सकती है। हालांकि इसके लिए आप कानून भी बना रहे हैं, तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम दिखती हैं। घटनाएं 100 होती हैं, रजिस्टर 1 हो रहे हैं। तो ये मुद्दे केवल ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जो किया आपके लिए भी ये बड़ा अहम मुद्दा है कि आप अभी भी इन मुद्दों का हल नहीं खोज पाए हैं। कृष्ण जी, जहां तक मुद्दों का हल खोजने का सवाल है तो हमने तो आप एक बात देखेंगे कि आतंकवाद पर लगभग हमने कंट्रोल करा। आज डे में आप देखोगे पहले कितनी दुर्घटनाएं होती थी, कितने पत्थरबाजी होती थी, आज कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। कोई आम नागरिक जो मारने की प्रतिशत है
वो 100 की जगह 19% रह गया है। अपने सिपाहियों पर जो हमारी फौज है उस पर भी अटैक कम होने लगे हैं। यानी कुल मिलाकर के देश में सुरक्षा का वातावरण बन रहा है। देश में लोगों को सुरक्षा का अपने वातावरण बन रहा है, लेकिन कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है अभी भी आप उसकी गंभीरता को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल कृष्ण जी। जी गोपाल कृष्ण जी, जी इस प्रस्तावित घोषणा पत्र से क्या आपकी सत्ता की राह आसान होगी, या जनता के लिए एक ऐसा हथियार देने का काम कर रहे हैं जिसके जरिए वह बीजेपी से सवाल जवाब कर सके? देखिए प्रसून जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और उपस्थित सभी प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। मेरा कहना ये है कि हम आज ही ये घोषणा नहीं कर रहे हैं। हम 2014 से पहले ये चीज जनता को करके दिए हैं। हम बिहार के हैं, इसलिए आपको एक लाइन बिहार के बारे में बता देते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में बिहार सरकारी नौकरी में नंबर 1 था, गुजरात व्यापार में नंबर 1 था, हरियाणा सैनिक के मामले में नंबर 1 था, फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई नंबर 1 था। यानी जो एरिया जिस तरह से डेवलप हो रहा था, जो उनका आधार था, वैसे लोगों को हमने दिया मौका और उनको उभरने के लिए मौका दिया। साउथ इंडिया में सिलिकॉन वैली बेंगलोर बनाया गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नंबर 1। लेकिन जिस सरकार को कुछ देना ही नहीं है जनता को, सिर्फ 2-3 बिजनेसमैन को देना है, तो मैं बीजेपी प्रवक्ता जो भी बोल रहे थे कि सामाजिक सुरक्षा बढ़ गई और आतंकवाद घट गया है, तो उनको एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूँ कि अभी जो 5 राज्य के चुनाव हुए थे ना 2-3 महीने पहले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब, उसके दौरान 20 से 22 सैनिक जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। अभी की बात कर रहा हूं मैं, पुलवामा में अभी नहीं गिनाऊंगा, उरी में क्या हुआ नहीं गिनाऊंगा, पठानकोट में आपने आईएसआई को बुलाया नहीं गिनाऊंगा मैं। अभी की बात कर रहा हूँ, 10 साल प्रधानमंत्री को रहते हुए 9.5 साल हो गए। तो प्रधानमंत्री की कथनी करनी में क्या हालत है कि हरियाणा के किसान एमएसपी मांग रहे हैं। मेरा कहना बहुत सरल है कि ठीक है, एमएसपी मांग रहे हैं, थोड़ा बहुत वो ज्यादा कमा लेंगे, तो वो है कौन? देश के नागरिक हैं। उनको अगर वो कमा ही लेंगे थोड़ा ज्यादा, तो आपको क्या दिक्कत है? एक ही आदमी को, कुछ गुजरात के कुछ भगोड़े व्यापारियों को ही अरबों खरबों देकर क्या फायदा है? क्या एक इंसान अपने जीवन में अरब रुपया खर्च कर सकता है क्या आज की तारीख में? क्या करेगा वो? ये अनैतिक खाते जो स्विट्जरलैंड बैंक में है, जो प्रधानमंत्री बोले थे कि 100 दिन में काले गोपाल धन ले कृष्ण आएंगे। जी, सवाल ये है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सबसे एक हद तक सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन क्या सरकारी नौकरी के भरोसे ही देश की सारी बेरोजगारी खत्म की जा सकती है? नहीं, कहाँ हम बोल रहे हैं सरकारी नौकरी के भरोसे। अरे मिनिमम पद तो भरिएगा। आपने सेना में जो हम भरते थे, तो हमने सेना में अग्निवीर नहीं लाया था। किस तरह का सेना के साथ आप खराब करने का कार्यक्रम कर रहे हैं? अगर प्राइवेट नहीं थी, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेंगलोर में कैसे आई, हैदराबाद में कैसे आई? मैं एक खुद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। मैं 20 साल काम किया, मैं जिससे से 5-6 साल मैंने अमेरिका में बिताया, इंग्लैंड में बिताया। मैं खुद प्राइवेट जॉब का आदमी हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे सरकारी हिस्सा को दे दिया जाएगा, लेकिन जो मिनिमम आज रेलवे में कितने हादसे हुए हैं प्रसून बाबू, आपको अंदाज होना होगा, हमसे बेहतर मुझे होगा। अंदाज है। आप जो रेलवे की बात कर रहे हैं, जो तमाम आंकड़े हैं, हम पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आंकड़े भी जरा, आप चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है तो वो आंकड़े भी स्क्रीन पर दिखाया जाए कि जो एनडीए सरकार या कहा जाए मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं। अभी तक मैं आपके घोषणा पत्र को दिखा रहा था, आपने सवाल किया है, रेलवे के बारे में बात की है, तो उसकी उपलब्धियों पे भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन हमारा सवाल है अब रवि अरोड़ा जी से। रवि अरोड़ा जी, क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जनसंख्या, नक्सलवाद, शिक्षा, नकली करेंसी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, ड्रग्स, साइबर क्राइम, कहीं ये आम आदमी के मुद्दे से हट के राजनीतिक मुद्दे तो नहीं हो गए हैं? देखिए, आज जो देश के अंदर राजनीति चल रही है, उसके अंदर आपको यह बात समझनी होगी कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में जो है हिंदू मुस्लिम ज्यादा चल रहा है, और जो है राष्ट्रीय मुद्दे जो होने चाहिए, खासकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमजोर हुई है। और कमजोर होने का कारण क्या हुआ कि जितने भी मुद्दे आज वो अपने मैनिफेस्टो में दे रही है, सच तो ये कि ग्राउंड जीरो पर वो इन मुद्दों पर लड़ ही नहीं पाई। आज आप देखिए, पिछले 3 बड़े राज्यों के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो ये बात समझने वाली होगी कि आने वाले समय में भी
बीजेपी पूरी तरह से ना सिर्फ एक मोर्चे पर कई मोर्चों पर लड़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी जीत की तैयारी के लिए 22 जनवरी के बाद जो देश के अंदर राजनीति का एक नया माहौल देखने को मिला। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बीजेपी ने जो पिछले मैनिफेस्टो में अपने वादे किए थे, चाहे हम धारा 370 की बात करें, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, तो इन सब मुद्दों से ये मुद्दे ना तो सिर्फ बेरोजगारी से भी दूर है, ये भ्रष्टाचार से भी दूर है, लेकिन ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बड़ा माहौल पैदा कर दिया गया देश के अंदर। और आज बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की लड़ाई बनकर खड़ी होगी। जातियों का समीकरण बनाया जाता रहा, पहले हर पार्टी बनाती थी, छोटी बड़ी पार्टी, चाहे रीजनल पार्टी, चाहे नेशनल पार्टी हो। आज उन जातीय समीकरण से हटकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज एक नया माहौल बनाया देश के अंदर, ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही है कि वो मोर्चा मारेगी। और खासकर जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन जब कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी जो है इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद जिस प्रकार से उसके अपने ही कैंडिडेट आपकी बात का जवाब देने के लिए गोपाल कृष्ण जी हाथ उठा रहे हैं। जी गोपाल जी, इनको रवि सर जानकारी देते हैं जो बोल रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद बदल गया माहौल, तो इनको जानकारी होना चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रभाव तो बिहार में पड़ सकता है, लेकिन 22 जनवरी के बाद में लाखों किसान जिसके दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, लाखों छात्र पटना में सनातन का पुत्र, लाखों छात्र ने रोजगार की मांग उठा कर रखी है, पूरे भारत से रोजगार की मांग उठ रही है। अग्निवीर के विरोध में आंदोलन हो रहे हैं दिल्ली में, ईवीएम के विरोध में दिल्ली में इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है। तो ये भुलावे में प्रधानमंत्री जी नहीं रहे, और उनकी हालत ये है कि नीतीश जी को लाने के लिए हाथ पांव जोड़ के बैठे हुए थे। अगर वो इतना मजबूत हो गए थे 22 जनवरी के बाद, तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बुला के लाने की क्या जरूरत थी? वो लाते अपने दम पर कि नहीं मैं खुद लड़ूंगा। आज की रात गोपाल जी यही बात तो आपके साथ भी लागू हो सकती है। बात समझिए, आपकी ही बिहार के अंदर तुरंत नीतीश कुमार ने 15 चेंज किया और वो जो है बीजेपी में शामिल हो गया। 22 तारीख के बाद ये हुआ सब कुछ, उसके बाद ही कई पार्टियां, कई नेता, उसके बाद तो राम मंदिर का कोई लहर नहीं है। अगर आप राम मंदिर की लहर होती ना आप पे, तो आप छोटे छोटे आप लोग अपने अपने समय पे अपनी बात कहिए। आज कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। रवि जी मैं कह रहा हूँ जब आपका मौका है तो आप अपनी बात कहिए, जब गोपाल जी की बात है तो गोपाल जी अपनी बात कहें। अभी सवाल लेते हैं अनिल गोयल जी से। अनिल जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? मेरा तो ये कहना कि अभी मेरे भाई बोल रहे थे, आप चारा घोटाला वालों को अपने साथ मिलाते थे और चारा घोटाला वालों को पहले जेल भेजते हो, आज वो अपने गठबंधन में शामिल करते हो। आप हम पर आरोप लगा रहे हो, भ्रष्टाचारी आलीशान बंगला बनाने वाले आम आदमी पार्टी को अपने साथ जोड़ते हो, और आज वो हम पर तुम आरोप लगा रहे हो। कल तक ये केजरीवाल आरोप लगाता था कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचारी है, पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार है। आप उसके साथ गठबंधन करना चाहते हो, आप अपने परिवारों को बचाना चाहते हो। जनता ये सब देख रही है, ये सब बातें जो है वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए है। और एक दूसरे सारे भ्रष्टाचारी आप एक साथ होकर अनिल गोयल जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग चर्चा दूसरे के भ्रष्टाचार पे कर रहे हैं, उन सामाजिक मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं जो देश के लिए सुरसा की तरीके मुंह बाए खड़ी है। चूंकि उसमें बेरोजगारी पे चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय पे चर्चा की गई है, गरीबों के लिए बात की गई है, किसानों के लिए बात की गई है। कई मामले तो ऐसे हैं कि जो अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो उसके लिए भी इनको लागू करवाना एक टेढ़ी खीर साबित होगी। लेकिन इस पूरे मसले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी। गोपाल जी, आपने कहा था बीजेपी क्या कर रही है, देखिए ग्राफिक्स में चल रहा है कि क्या उपलब्धियां हैं। आप रेलवे की बात कर रहे थे तो रेलवे की उपलब्धियां, हर मामले में बीजेपी की ग्रोथ रेट आपके समय में 2004 से 14 की तुलना कर ली जाए और 14 से 24 के बीच में तो दुगने से ज्यादा का मामला अंतर आ रहा है। चाहे वो हाईवे की बात हो, चाहे गरीबी से निजात पाने वालों की संख्या की बात हो, चाहे हाईवे फ्लाईओवर की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस की बात हो और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी बात की जाए तो आपको क्या लगता है, मोदी जी पटरी पे ले जा रहे हैं सही दिशा में देश को या नहीं? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं प्रसून जी, आप बहुत बेहतर और वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो रेलवे का आंकड़ा दिया गया है ना, ये पूरी तरह फर्जी है। पूछिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पूरे भारत के ट्रेन को हटा कर वंदे भारत चलाया जा रहा है। वंदे भारत एक
लागू हो रहा है। जो हम 200 में टिकट देते थे नॉर्मल टिकट पटना से रांची का, आज 2000 का टिकट है। तो इस आंकड़े को क्यों हम तुलना करेंगे। उसके बाद भी रेलवे बहाली नहीं निकाली गई। खुद जो उस तत्कालिक रेल मंत्री थे, उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे, उन्होंने खुद घोषणा किया कि 3 लाख से ऊपर रेलवे के पद खाली है। आज उसी रेलवे के पद को आंदोलन करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के कई लड़कों नहीं, हजारों लाखों लड़कों ने आंदोलन किया और लाठीचार्ज करके आपने शांत करवाया। वो सनातन का ही पुत्र था, वो हिंदू ही था। अगर वो हिंदू को रोजगार दिए होते ना तो ये विवाद। ये आप हिंदू मुसलमान की बात अब फिर से शुरू कर रहे हैं ना, बीजेपी ने शुरू किया, राजनीतिक विश्लेषक ये बार बार बोलते हैं कि हिंदू को करेंगे। अरे हिंदू को कर दीजिए भाई। रवि अरोड़ा जी, भारत तो बना हो जाएगा। गोपाल जी की बात सुन के ये लग रहा है कि ये चुनाव फिर से कहीं हिंदू मुसलमान पे तो नहीं होने जा रहा है। ठीक है ना, करके देख ले। हिंदू लड़का और सनातन का बेटा नहीं देने वाला इनको कोई वोट अब देने वाला। गोपाल जी जरा सुन लीजिए रवि जी क्या कह रहे हैं। गांधी मैदान की जो रैली रही हमारी, अभी दोबारा आते हैं गोपाल जी आपके पास। रवि जी क्यों, सुनिए क्या कह रहे हैं रवि जी। हाँ, रवि जी। कुछ विपक्षी पार्टियों ने जाने से इनकार कर दिया था 22 तारीख को अयोध्या में। तो उसके बाद उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि नहीं हम हिंदू हैं, हम आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम ग्राउंड जीरो की जो रियलिटी ये है कि जब आप आम कार्यकर्ता के पास जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को धर्म से जुड़ा हुआ मानता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक माहौल देश से बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है। देखिए रवि जी, मैं केवल इतना समझना चाह रहा हूँ, क्या 2024 के चुनाव में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे रोजगार है, बेरोजगारी है, जिसमें आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद है, शिक्षा है, नकली करेंसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये सब क्या गौण हो जाएंगे? केवल धर्म की ही राजनीति चलेगी? देखिए आपको यह समझना होगा कि आप जिन भी मुद्दों की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, तो इन सब मुद्दों के अंदर कहीं ना कहीं एक बात क्या है कि कोरोना पूरी दुनिया ने देखा है। उसके बाद अगर हम हालत देखें तो हमारी हालत फिर भी दूसरे देशों से ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का जो नाम है, एक ब्रांड है, वो भी आप एक आम आदमी की गारंटी, सच में गारंटी मानने लगा है आम आदमी। क्योंकि आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल सा ऐसा बन गया है, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आप चाहे समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, उनके भी कई विधायक, कई नेता, बड़े नेता जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और खासकर एमएसपी की हम बात करते हैं तो एमएसपी की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई थी, आखिर क्या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लागू कर पाई थी? तो जी, बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लागू कर पाई थी। गोपाल जी, एक बात तो साफ है, मोदी जी ब्रांड वैल्यू अपनी क्रिएट कर चुके हैं। आप मानिए या ना मानिए, मोदी जी पे पूरा देश भरोसा करता है। जी, मैं उसका एक आंकड़ा दे देता हूँ आपको जी। तमिलनाडु में नाम लेने वाला नहीं है, तेलंगाना में और आंध्रा में, केरल में नाम लेने वाला नहीं है, कर्नाटक में बहुत बुरी हार हुई, पंजाब में नाम लेने वाला नहीं है, दिल्ली राज्य में 30-35 साल से सरकार में नहीं आए हैं, बंगाल में लटर पटर है, उड़ीसा में थोड़ा बहुत है। तो ये नाम लेने वाला। दक्षिण में बीजेपी गायब है अनिल गोयल जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। पूरा और सुन लीजिए, एक लाइन और इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना, इनका काम देश का विकास नहीं देखना है। जिस तरीके से भारत का विकास हुआ है, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का विकास हुआ है, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है, सारे चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से वहां पर जीत रही है। चुनाव जीत करके इनको दिखाएंगे। हम बात करते हैं विकास की और ये बात करते हैं विनाश की। हम भारत के विकास चाहते हैं और ये हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा कराना चाहते हैं। विनाश की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम वोट बांटने की बात करते हैं, मस्जिदों से फतवे जारी करवाते हैं और दूसरों को सांप्रदायिक कहते हैं। आज देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। आपके टीवी चैनल पर भी सारा विकास दिखाया जा रहा है। 2004, 2014, 2024 की तुलना पूरे देश की जनता देख रही है कि देश में पूरे हर क्षेत्र में दोनों की तुलना पूरा देश देख रहा है। लेकिन फिर सवाल गोपाल कृष्ण जी पे 30 सेकंड में समझना चाहूंगा, आपकी तमाम घोषणाएं, जो प्रस्तावित घोषणा है, माना जा रहा है कि अंतिम में ये योजनाएं भी धार्मिक तुष्टीकरण के फेरे में फंस जाएंगी और फिर वही होगा जैसे पिछले सालों में हुआ। आप कहेंगे केवल देश की संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। इस बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी और महंगाई इतनी बड़ी मुद्दा बन चुकी है
कि ये भारत के एक एक घर में सनातन का बेटा बेटी और भारत का सभी आप मनमोहन सिंह के बयान का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? जो मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि देश के संसद में गोपाल जी, का है, गोपाल जी, समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? गोपाल जी, आवाज ये मेरी आ रही बताइए। होगी, सुन लीजिए। अनिल गोयल जी पूछ रहे हैं क्या आप मनमोहन सिंह के इस बयान का समर्थन करते हैं, कौन सा जिसमें उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश के संसाधन पे तुष्टीकरण की चरम सीमा टच कर रहा था ये अल्पसंख्यक का बयान। मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। अल्पसंख्यक का मतलब हो गया 50-60% आबादी जो SC/ST है, जो दलित है, जिनका ये मूल देश है। बिल्कुल क्या उनका हक है। किसी को क्या उसका अधिकार मिला हुआ है? मुसलमानों को अलावा कोई किसी और संख्या के अधिकार मिले हुए हैं क्या? हजारों साल से आप जो है मदरसे खुलवाते हैं, क्या वो रवि जिस तरीके से जी, मदरसे खुल रहे हैं, बात जिस तरीके विकास से की अवैध होती है, जमाना- लेकिन मामला फंस जा रहा है धार्मिक तुष्टीकरण में। आपने ये पेज कब तक बना रहेगा इस देश के लिए? आप हिंदू के लिए देखिए, स्कूल खुलवा धार्मिक देते। तुष्टीकरण हिंदू को देश रवि जी की आवाज लाउड करिए प्लीज। देखिए, देश की आजादी से लेके अब तक धार्मिक तुष्टीकरण होता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, अब तक अल्पसंख्यकों का होता था, अब बहुसंख्यकों का होना शुरू हो गया है। फर्क इतना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी को लगातार जिस प्रकार से जनमत मिल रहा है और जिस प्रकार से आप देखेंगे लगभग सभी राज्यों के अंदर जिस तेजी से बीजेपी बढ़ रही है और खासकर 2 बार की टर्म पूरी होने के बाद तीसरे टर्म में भी वो उसको उम्मीद लग रही है कि वह पूरी तरह से सीट निकाल जाएंगे। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को आज बड़े मंथन की जरूरत है कि जिस प्रकार से धार्मिक तुष्टीकरण की बात होती रही है, खैर कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ही करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। बेशक से इंडी गठबंधन बनाया गया है, बहुत सारी पार्टियों को अलायंस किया गया है, लेकिन आज अपने ही घर में कांग्रेस कहीं ना कहीं घिसती नजर आ रही है। कांग्रेस अपने ही घर में घिस रही है। 20 सेकंड में गोपाल जी आखिरी टिप्पणी आपसे। इनको पिछले 1 महीने का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का वीडियो दिखा दीजिएगा कभी प्रसून जी, कि यूपी में हमारी कितनी छोटे छोटे राज्यों जिला में कितनी भीड़ रही है, मध्य प्रदेश में हमारी कितनी भीड़ आ रही है। अभी मुरैना में आपको पंजाब जैसे राज्य में, भीड़ था, जिसमें पंजाब जैसे राज्य में समय आम की आदमी पार्टी कमी ने- के कारण इस मजबूत चर्चा को पकड़ है। यहीं विराम देते हैं। आने वाले समय में दोबारा इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग बने रहिए APN न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।